गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार और आज हम राजनीति विज्ञान की कक्षा को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो वर्तमान समय में विभिन्न परीक्षाओं का बहुत ही चहेता विषय बना हुआ है। सभी परीक्षाओं में इस विषय से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। आइए राजनीति विज्ञान के विषय में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान, या जिसे हम सामान्य शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था भी कहते हैं, यह होती क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का पहला शब्द है राज्य। राज्य का अर्थ अगर हम देखें तो दुनिया के विभिन्न विद्वानों ने इसका अलग अलग परिभाषा देने की कोशिश की है, मगर अभी तक कोई सटीक परिभाषा देने में सफल नहीं रहा। इस कारण से 1933 में मॉन्टेविडो में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कहीं ना कहीं राज्य की परिभाषा देने की कोशिश की गई और वर्तमान में जितने भी राज्य हैं वो सभी के सभी उसी परिभाषा को पूरा करते हैं। जैसे मान के चलते हैं, 1933 के मॉन्टेविडो सम्मेलन ने 4 तत्व बताए, राज्य के 4 तत्व बताए कि इन तत्वों के आधार पर हम राज्यों को बांट सकते हैं। पहला है नागरिक, सीमा, सरकार, संप्रभुता। ये 4 ऐसे तत्व हैं जो यदि किसी क्षेत्र के पास हैं तो हम उसे राज्य कहते हैं या उसे राज्य की संज्ञा देते हैं। संप्रभुता इनमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। संप्रभुता का सीधा सा तात्पर्य होता है निर्णय लेने की शक्ति। यह शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। विभिन्न राज्यों के स्तरों पे अपनी अपनी सरकारें अलग अलग तरीके से काम करती हैं इसको लेकर। अब बात अगर हम करें व्यवस्था की, व्यवस्था होता क्या है, तो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम व कानूनों की जरूरत होती है। ये नियम व कानून जिस किताब में लिखे होते हैं उसे संविधान कहते हैं। यहाँ से संविधान की एक सरल सी व्याख्या निकल के आती है कि संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें नियमों व कानूनों का वर्णन किया जाता है। अब बात करें संविधान, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे संविधान हैं। पहला संविधान लिखित अमेरिका का था। भारत ने भी अपना एक लिखित संविधान बनाया, मगर जब भारत के संविधान को हम पढ़ेंगे, जब हम भारत के संविधान के बारे में जानेंगे, वो जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि भारत आज यहाँ तक कैसे पहुँचा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इतिहास वैसे तो पाषाण काल से है, मगर सिंधु घाटी से हमारा सभ्यता शुरू होती है। इसके बाद हम वैदिक पीरियड में आते हैं। वैदिक पीरियड के बाद हमारे पास प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है, जहाँ पे विभिन्न राजवंशों ने समय समय पर राज किया यहाँ पर। इसके बाद मध्यकाल, जब भारत में इस्लाम का आगमन होता है, और मध्यकाल के अंत के बाद जब मुगलिया सल्तनत खत्म हो जाती है तो इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन सत्ता स्थापित हो जाती है। ब्रिटिश सत्ता ने कहीं ना कहीं भारत के संविधान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों की नींव रखी। 1947, जी हाँ, 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब ब्रिटिश हमें छोड़ के चले गए। इसके बाद भारत की बागडोर भारतीयों के हाथ में आ गई, हमने उसे अपने हाथों में लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं देश का शासन कैसे चले, देश कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रगति की राह को चुने, इसको लेकर सभी एक मत थे कि भारत का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चला जाएगा और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं नियमों और कानूनों का जो निर्माण किया जाएगा वो संविधान के द्वारा किया जाएगा। भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया। ये संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जब 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने किया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव और कुछ नहीं, भारत की संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है, हम भारत के लोग, यानी भारत में सत्ता का जो केंद्र है, जो शक्ति का स्रोत है, वो कहीं ना कहीं भारत की जनता है। ऐसे में भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा ने भरसक प्रयास किए। भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, किंतु इसे लागू किया गया 1950 में। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। दरअसल इसके पीछे एक कारण यह था कि 26 जनवरी, जी हाँ, 26 जनवरी एक वो दिन था जो बहुत ही भारत के इतिहास में बहुत यादगार दिन था। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में फैसला लिया गया था कि अब से हर 26 जनवरी को हर साल हम अपना तिरंगा फहराया करेंगे। कहीं ना कहीं उसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। किंतु आज ऐसा कहा जाता है कि भारत के संविधान में भाग 25 हो गए हैं। नहीं, भाग 25 नहीं है, भाग आज भी 22 हैं, किंतु उनके पार्ट जुड़े हैं। तो आज भी आप संविधान में भाग कितने हैं? 22 ही हैं, लेकिन अनुसूची 8 से अब 12 हो गई है और अनुच्छेद तो समय के साथ साथ बदलते ही रहे हैं। अगर हम बात करें भारत के संविधान की विशेषताओं की, तो भारत के संविधान की पहली विशेषता यह है, यह लिखित एवं सबसे लंबा है। दुनिया के विशालतम संविधानों में एक गिना जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, यानी कहीं ना कहीं भारत का संविधान विश्व के सबसे विशालतम संविधानों में से
एक है और बखूबी तरीके से लिखा गया, जिसमें एक एक बात को लिखा गया, एक एक नियम कानून, सभी के कर्तव्य, सभी के अधिकार, सभी का वर्णन किया गया है। कहीं ना कहीं भारत के जो संविधान है उसकी विशेषता, पहली विशेषता यह है कि ये लंबा और लिखित संविधान है। अगर हम भारत के संविधान की दूसरी विशेषता पर बात करें तो वो कठोर और लचीले संविधानों का मिश्रण है। कठोर और लचीला, ये दो वर्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत वर्ड हैं। कठोर वर्ड से तात्पर्य यह है कि भारत का संविधान कहीं ना कहीं आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है किसी भी कानून को। तो दूसरी तरफ वो लचीला भी है, जहाँ सामान्य तरीके से परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये लचीला बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में 6 धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय, प्रजातियां हैं। इनमें कहीं ना कहीं एकता बिठाए रखें, इसके लिए संविधान का कठोर और लचीला होना भी जरूरी था। भारत के संविधान ने देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था की है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, इसका सामान्य सा अर्थ है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ जो नागरिक होगा उसको केंद्र की मान्यता प्राप्त होगी, वह किसी प्रांत या किसी क्षेत्र विशेष का नागरिक नहीं है, वह देश का अकेला नागरिक है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, जहाँ पे दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट चलता है कि वहाँ, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जी हाँ, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को वो अधिकार हैं जो, अगर हम मौलिक अधिकार को सामान्य अर्थ में समझें कि मौलिक अधिकार हैं क्या, तो ये मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को मिले हुए हैं। इनमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो संविधान का सबसे बखूबी जो अधिकार मिला हुआ है देश के नागरिकों को, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके तहत हम भारत के नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ अधिकार ही नहीं, अधिकारों के साथ साथ भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इन्हें संविधान में बाद में जोड़ा गया, जो हम राजनीतिक विज्ञान की अगली कक्षाओं में पढ़े जानेंगे इसके बारे में। मौलिक कर्तव्य, यहाँ भारत का संविधान देश के नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, वहाँ वो उनसे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी करता है। जी हाँ, वो तो करनी जायज बनती है, क्योंकि हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। कर्तव्य, इन कर्तव्यों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। कुल 11 कर्तव्य का जिक्र है, जिनमें मूलतः कर्तव्य यही है कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, देश के प्रतीकों का, देश के चिन्ह का, और देश के जितने भी जो नैतिक कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति, हमें उनको पूरी तरीके से निभाना चाहिए। बात करें संसदीय शासन व्यवस्था की, तो भारत के संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और कहीं ना कहीं इन सबका सर्वोच्च राष्ट्रपति को रखा गया। भारत में प्रधानमंत्री, विधायिका, कार्यपालिका, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन को 3 पार्ट में बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों के कर्तव्य, तीनों के कार्य कहीं ना कहीं संविधान ने बिल्कुल बखूबी तरीके से वर्णित किए गए हैं संविधान के अंतर्गत। फिर हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इस स्वतंत्र न्यायपालिका का होना ही अपने आप में देश में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं जो देश की शासन व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भी बहुत जरूरत होती है। भारत के संविधान में कहीं ना कहीं राज्यों और केंद्र को, जो राज्य और केंद्र की शक्तियां हैं, इनको अलग अलग बांटने के लिए सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इन सूचियों के तहत केंद्र व राज्य के विभिन्न विषयों को सुलझाने का प्रयास, जो उनमें आंतरिक मतभेद होते हैं, उन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ कि आने वाली कक्षाओं में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और इनके बारे में एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था राजनीतिक विज्ञान को लेकर। हम अगर आगे की क्लासों में और जुड़े रहें तो इसमें और अच्छा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।